ये मेरे साथ 2 साल पहले हुआ था जब मैं स्कूल ट्रिप पर किसी गांव के खेत में हार्वेस्ट फेस्टिवल पर गया था। उस वक्त मैं 9th क्लास में था। मेरी क्लास शहर के बाहर एक बड़े खेत में गई थी। ऐसा खेत जो अक्टूबर में मक्के और कद्दू की फसल से भरा रहता है। ये एक मजेदार दिन होने वाला था। बस सेब का रस, घास में चलना और कुछ गेम्स खेलना। लेकिन ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभवों में से एक बन गया। हम सब सुबह करीब 10 बजे वहां पहुंचे। जगह बहुत बड़ी थी। बान, खुले मैदान, जगह जगह पक्षियों को भगाने के लिए स्केयरक्रोस। वहां पालतू जानवरों का एक चिड़ियाघर भी था। मौसम तेज हवा वाला था और आसमान बादलों से ढका हुआ, लेकिन किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस ट्रिप के लगभग आधे रास्ते में जब हम मक्के के भूल भुलैया के पास टहल रहे थे, हवा के एक तेज झोंके ने मेरी टोपी उड़ा दी। मैं बिना सोचे समझे उसके पीछे भागा। ये एक बेवकूफी भरी हरकत थी। मेरी टोपी घास से कुछ गठरों से होते हुए एक पुराने बांध के पास पहुंच गई। जब तक मैं उसे पकड़ पाता, मैं खेत के पिछले हिस्से तक आ गया था। वो इलाका वीरान सा लग रहा था। जमीन कीचड़ से भरा हुआ और ऊबड़ खाबड़ था, और खलिहान के पीछे एक पुराना टूटा फूटा शेड था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं लौटने ही वाला था कि मुझे अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी। पहले तो ये सरसराहट भरे कदमों जैसी लगी, जिससे लगा कि अंदर कोई है। फिर एक धीमी सी आवाज ने मुझसे कहा, हे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा पैर टूट गया है, मुझे मदद चाहिए। मैं रुक गया। ये जरूर किसी औरत की आवाज थी, हल्की, लगभग रिक्वेस्ट करती हुई। मैंने चारों ओर देखा, आसपास कोई नहीं था। मेरा ग्रुप पूरी तरह नजरों से ओझल हो गया था। एक पुराने चेन लॉक ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जब मैं उसके पास गया तो वो खुला ही हुआ था। मैं थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसे हल्का सा धक्का देकर खोला। शेड अंदर से धुंधला था, सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी की छत जिसमें दरारें थी, उसी से कमरे में रोशनी आ रही थी। जमीन पर घास बिखरी हुई थी और उसके बीच में एक महिला बैठी हुई थी। उसकी पीठ झुकी हुई थी और उसने अपना चेहरा अपनी हथेलियों पर छिपा लिया था। मुझे चिंता होने लगी कि उसे सच में बहुत चोट लगी है। क्या आप ठीक हैं? क्या मैं किसी को बुला दूं? लेकिन उसने अपना सर हिलाकर मना किया। उसका चेहरा अभी भी ढका हुआ था। नहीं, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे पास आओ। उसकी आवाज में कुछ बात थी जो मुझे सही महसूस नहीं हो रही थी। वो कमजोर दिखने की कोशिश कर रही थी। मैंने कुछ सेकंड का इंतजार किया और कहा, बेहतर होगा कि अगर मैं किसी को बुलाऊं, मैं अपने टीचर को बुलाता हूं। और फिर उसने धीरे धीरे अपना सर उठाने की कोशिश की। जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसकी स्किन, वो पके हुए बड़े बड़े पीले रंग के फोड़ों से भरी हुई थी। कुछ पहले से ही फूट चुके थे, जिनसे पस और खून बहकर उसके गले तक आ गया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके होंठ के कोने पर सूखा हुआ खून लगा हुआ था। मैं लड़खड़ा कर पीछे हटा और डर के मारे कांपने लगा। उसने मुझे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मैं उस जगह एक सेकंड भी और रुकना नहीं चाहता था। मैं वापस भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि दरवाजे से बाहर निकलता, वो आगे आई और उसने मेरा हाथ झपट लिया। वो एक ही सेकंड में बहुत ही तेज और ताकतवर महसूस होने लगी थी। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थी और उसके नाखून बहुत ही बड़े, टूटे हुए और गंदे थे। उसने अपने नाखूनों को मेरी स्किन में गड़ा दिया। मुझे तीखा दर्द महसूस हुआ और मेरे हाथ से खून बहने लगा। छोड़ो मुझे, जाने दो। और इस पूरे वक्त वो हंसती रही। बस थोड़ा सा नहीं, एक जोरदार पागलों जैसी दहाड़ जो पूरे शेड में पूरे सपने की तरह गूंज रही थी। मैं चिल्लाता रहा और वो लगातार हंसती रही, जैसे उसे मजा आ रहा। और फिर अचानक उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और बस हंसती रही। मैं जितना तेज हो सकता था उतना तेज फार्म की तरफ भागा। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि मुझे कौन देख रहा है। मुझे मेरे टीचर मिल गए थे। भीगे चेहरे और लड़खड़ाती सांसों के साथ मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ। पहले तो उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने मेरा हाथ देखा तो उन्हें यकीन हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें उस औरत के पास ले जाऊं। जब हम उस शेड के पास पहुंचे तो दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था, लेकिन वो औरत जा चुकी थी। अंदर सिर्फ एक ही चीज थी, घास का ढेर, और एक कोने में बच्चों के कपड़े का ढेर था। छोटी जैकेट्स और छोटे छोटे जूतों के जोड़े, ऐसे जूते जो कोई छोटा बच्चा कद्दू के फार्म में पहन कर आया। टीचर ने फार्म के स्टाफ को बुलाया, लेकिन उन्होंने बात को यूं ही टाल दिया और कहा कि फार्म के इस हिस्से में किसी को नहीं आना चाहिए था, और ये भी कि शायद ये सब बस मेरी कल्पना हो। लेकिन मेरे हाथ पर निशान और कट कुछ और ही कह रहे थे। उस जांच में औरत और बच्चों के कपड़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। जब मैं लौट कर घर आया तो मेरे पेरेंट्स बहुत घबरा गए थे। वो फौरन मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर्स ने मेरी चोट को साफ किया और मुझे टेटनस का इंजेक्शन दे दिया।
और कुछ और वैक्सीनेशंस भी, ताकि कुछ भी गलत ना हो। मैं कई दिनों तक सोया नहीं था। आज के दिन तक मेरी बाजू पर हल्के हल्के निशान हैं जहां उस औरत ने अपने नाखून गड़ाए थे। और हर अक्टूबर जब मौसम ठंडा हो जाता है और हवा चलने लगती है तो आज भी मुझे वो आवाजें सुनाई देती हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं उस फॉर्म में कभी वापस नहीं गया और ना ही कभी जाऊंगा। ये तब हुआ जब मैं 7th ग्रेड में थी। मैंने कभी किसी को इससे पहले पूरी कहानी नहीं बताई, क्योंकि तब मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता और मुझे अभी भी शक है कि कोई यकीन करेगा। हमारे साइंस के टीचर ने हमारे लिए स्कूल का आयोजन किया था। वो एक नेचर रिजर्व था जो हमारे स्कूल से 1 घंटे की दूरी पर था। ये वो जगह थी जहां लोग हाइकिंग कर सकते थे। यहाँ पुराने रेंजर केबिन बने हुए थे और जगह जगह साइन बने हुए थे जो आपको बताते थे कि वहां कौन कौन से जानवर रहते थे। मैंने सोचा था कि वो दोस्तों के साथ बिताने वाला एक रिलैक्सिंग दिन होने वाला है। हम दिन के करीब 12 बजे एक साफ जगह देखकर लंच के लिए रुके। मुझे याद है कि मैं एक पेड़ के एक मोटे से तने पर बैठी थी और अपने कुछ दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रही थी जब मेरी पानी की बोतल वहां गिर गई। वो लुढ़ककर पहाड़ी से नीचे चली गई। मुझे लगा कि मैं बस थोड़ा भाग कर नीचे चली जाऊंगी और फटाफट उसे ले आऊंगी जब तक टीचर बच्चों को इकट्ठा कर रही है। मैं तब निकली जब कोई मुझे नहीं देख रहा था। उसे ढूंढते ढूंढते मैं काफी नीचे चली गई। जमीन पर काई ज्यादा मुलायम और घनी थी और पेड़ पास थे। मैंने अपनी बोतल जमीन पर गिरे एक तने के पास देखी। मैं उसके पास गई और मैंने उसे उठा लिया। जैसे मैं वापस जाने के लिए मुड़ी, मैंने देखा एक आदमी जमीन पर दुबका हुआ मशरूम तोड़ रहा था। उसने एक पुरानी फ्लैनल की शर्ट और मैली कार्गो पैंट पहनी हुई थी। उसने अपने कंधे पर एक घिसा पिटा बैग टांग रखा था। मुझे लगा कि वो वॉक पर आया कोई आम इंसान है। मुझे तो ये भी लगा कि उसने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया होगा, क्योंकि उसकी आंखें रंग बिरंगे मशरूम्स पर टिकी थी। लेकिन फिर उसने पूछा, क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? मैं रुक गई। उसकी आवाज में किसी खतरे का संकेत नहीं लग रहा था, वो बस अजीब थी। मैंने अपनी बोतल उठाकर कहा, अब नहीं ढूंढ रही, मिल गई। और तब जाकर उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। मैं कसम खाकर कहती हूँ उसकी मुस्कान ठीक नहीं थी, वो उसकी आंखों तक पहुंची हुई थी। क्या कोई जानता है कि तुम यहाँ पर हो? उसकी बातों ने मेरे चेहरे का रंग उड़ा दिया था। क्या? मैंने कहा। वो उठा और मेरी तरफ बढ़ा। तुम जैसी लड़कियां अक्सर इस जंगल में रास्ता भटक जाती है। मैं घबराकर हंस पड़ी। ठीक है, ये थोड़ा डरावना था। लेकिन वो नहीं हंसा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर जंगल में पीछे की ओर इशारा किया। क्या तुम कुछ पुराना देखना चाहती हो? मैंने सर हिलाया और पीछे हट गई। नहीं शुक्रिया। इस बार वो और भी जोर से मुस्कुराने लगा। पीछे एक पेड़ है, उस पर 7 बार बिजली गिरी हुई है। अगर तुम अपना कान उसकी छाल से लगाओगी तो कुछ लोगों का मानना है कि उसमें से खून निकलता है। उस वक्त मेरी अंतरात्मा मुझे वहां से भाग जाने के लिए कह रही थी। मैं पीछे मुड़ी और जल्दी जल्दी चलने लगी जहां मेरे सभी दोस्त थे। मेरा दिल घबरा गया था। और फिर तभी मैंने किसी को मेरे नाम पुकारते हुए सुना। माइकी, हमारे साथ आया हुआ एक और स्टूडेंट, मेरा नाम पुकार रहा था। उसने पक्का देख लिया होगा कि मैं सबके साथ नहीं हूँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी वापस से मशरूम तोड़ने लग गया था। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसने मुझे कभी देखा ही नहीं। मेरे हाथ पसीने से तर गए और मैं अंदर से डरी हुई थी। एक पागल आदमी किसी छोटी बच्ची के साथ ऐसी बातें कैसे कर सकता है? या वो जानबूझकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा था? वो अपनी कोशिश में कामयाब रहा था। जब मैं ऊपर पहुंची और मैंने अपनी क्लास देखी तो मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार वो दिखाई नहीं दिया। वो जा चुका था। कुछ पल के बाद माइकी सांस फुलाकर झाड़ियों के पीछे से निकला और मुझसे पूछा, क्या मैं ठीक हूँ? मैंने उसे सब कुछ बताया और उसे सुझाव दिया कि मुझे हमारे टीचर को इस आदमी के बारे में बताना चाहिए। मैं अपने टीचर को उसी जगह ले गई जहां मुझे वो आदमी मिला था। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमें कोई पैरों के निशान नहीं दिखाई दिए, ना ही कोई आदमी, कोई मशरूम नहीं। वहां सिर्फ शांत पेड़ और काई थी। साथ में एक भारी भयानक सन्नाटा था जिससे मेरी रूह कांप उठी थी। मेरी टीचर को लगा कि ये कोई कैंपर या अजीब इंसान शरारत कर रहा है। उन्होंने मुझे अब से ग्रुप के पास ही रहने को कहा। उस रात घर पहुंचकर मैंने चीजें ढूंढनी शुरू की। मैंने सर्च बार में कैलिफोर्निया नेचर रिजर्व की मिसिंग लड़कियां लिखा और मुझे कुछ बेहद डरावनी जानकारियां मिली। पिछले कुछ सालों में मेरी उम्र की 3 लड़कियां मर चुकी थी। आखिरी मौत 2000 के आखिर में हुई थी। सभी लड़कियां उस रिजर्व में या उसके आसपास लापता हुई थी। उनमें से एक लूसी गैरिसन की शक्ल मुझसे इतनी मेल खाती थी कि मैं उसे देखकर डर गई थी। उसकी भूरी आंखें थी और पीले रंग का बैकपैक, ठीक मेरी तरह। वो बिना किसी नामो निशान के गायब हो गई। मैं उसके बाद से कभी पाइन हॉलो नहीं गई। हालांकि कभी कभी अभी भी वो जगह मेरे सपनों में आती है। मुझे जंगलों में मिला वो आदमी दिखाई देता है। क्या तुम पास से कुछ देखना चाहती हो? और सपने में मैं उसके पीछे जाती हूँ, क्योंकि सपने में कोई मेरा नाम नहीं पुकारता।